नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, कुंडली विश्लेषण में आज तुला लग्न की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यह कुंडली एक महाराष्ट्र के अहमदनगर के जातक हैं जिनका जन्म 5 फरवरी 2004 को रात्रि में 12:05 पर हुआ। इनके पिताजी ने विशेष आग्रह किया है कि गुरुजी आप हमारे बच्चे की कुंडली ऑनलाइन प्रेडिक्ट करें, विश्लेषित करें, लेकिन हमारे बच्चे का नाम गुप्त रखें। अब इस कुंडली में आप देखेंगे तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव 6th हाउस में, जो कि मीन राशि है, में आकर के विराजमान हो गए हैं। यह शुक्रदेव की अपनी उच्च राशि है। जातक के लिए यह बहुत ही अच्छा है कि लग्नेश अपने उच्च राशि में विराजमान है। लेकिन शुक्रदेव जिस भाव में विराजमान है वह भाव 6ठा है। यहां से रोग, ऋण, शत्रु, लंबी चलने वाली बीमारियों को समझा जाता है, देखा जाता है। शुक्रदेव भौतिक सुखों के कारक हैं। तो अगर यह जातक भोग विलास में पड़ेंगे तो इनके ऊपर कर्ज भी हो सकता है। कर्ज को निपटाने में इनकी काफी ऊर्जा चली जाएगी। या अगर यह भोजन पानी के अधिक शौकीन होंगे तो कुछ न कुछ ऐसा रोग हो जाएगा कि काफी धन इनका रोग पे व्यय हो सकता है। उसी प्रकार से अगर गलत लोगों के संगत में आएंगे तो धन दौलत का नाश निश्चित है, क्योंकि जो 6ठा घर हमारा है यह शत्रुओं का भी घर है। ऐसे जातक को विशेष सावधान रहना चाहिए। बहुत अधिक मित्रों को नहीं बनाना चाहिए, और साथ में अगर मित्र हैं भी तो बहुत सारी योजनाएं उन्हें नहीं बताना चाहिए, नहीं तो योजनाएं उनकी पूर्ण होने में समस्या आ सकती है। इसके साथ साथ इस लग्न में राजयोग कारक होते हैं शनिदेव। शनिदेव इस लग्न में 4थे घर और 5वें घर के स्वामी होते हैं। जब कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण से संबंध बनाता है तो वह राजयोग कारक हो जाता है। और आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि शनिदेव 4थे घर और 5वें घर के स्वामी हैं और जाकर के विराजमान हो गए हैं दूसरे त्रिकोण 9वें भाव में, वह भी बुध देव की राशि मिथुन राशि में। यह अत्यंत श्रेष्ठ इनके लिए है, इसलिए कि एक राजयोग कारक जो कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है और दूसरे त्रिकोण में आकर के विराजमान हो गया है। ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है। और ऐसे व्यक्ति को पिता और पिता द्वारा अर्जित अधिकतर संपत्ति, धन दौलत, पिता का सुख, पिता द्वारा किए गए पराक्रम से पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है, सहज ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कम परिश्रम करना पड़ता है और वह भाग्य के माध्यम से अधिक सफल हो जाता है। और देखा जाए तो दूसरे घर और 7वें घर के स्वामी मंगल देव स्वयं अपनी पहली राशि मेष राशि में आकर के विराजमान हो गए हैं, जो कि रोचक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस राजयोग की अपनी एक विशेषता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक एनर्जेटिक होता है, भाग्यशाली होता है, प्रशासनिक होता है
उसमें एक विशेष समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होती है, सरकार से जुड़ा रहता है, सरकार के कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और एक बड़े जो कि राजा के समान होते हैं या सरकार में जो भी मंत्री मुख्यमंत्री इस पद पे होते हैं उनका यह चहेता बना रहता है। अगर यह सेना पुलिस में जाता है तो बड़े से बड़े पद को प्राप्त करता है, बड़े से बड़े पद तक यह चला जाता है और विशेष ख्याति को प्राप्त करता है। मंगलदेव ब्लड के कारक हैं, खून के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं, तो थोड़ा सा उतावलापन तो रहेगा। मंगल देव द्वारा दी गई बहुत सारी परेशानी जब ऐसे जातक की शादी होगी तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इनकी पत्नी इनके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य लेकर के आएगी और कहीं यह जातक दक्षिण दिशा से किसी कन्या का चयन करते हैं तो यह बहुत ही शुभ रहेगा। इसके बाद मंगलदेव की अपनी और कुछ विशेषताएं हैं, उसे भी आपको समझना चाहिए। देखेंगे कि लग्न तो तुला है, राशि इनकी कर्क है। चंद्रदेव इस लग्न में 10वें घर के स्वामी हैं और चंद्रदेव किसी भी जातक के मन के कारक है, क्योंकि चंद्रमा मनुष्यो जातक, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा धन का भी कारक है। जब चंद्रदेव 10वें घर के स्वामी हो और आकर के अपने ही घर में विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मन का बड़ा मजबूत होता है, उसके इरादे बड़े स्पष्ट होते हैं और वह जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वह 100% प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कर्क लग्न में भी मंगलदेव एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होते हैं, इसलिए कर्क राशि या कर्क लग्न के जातकों के लिए भी मंगलदेव राजयोग कारक होते हैं। तो यह राजयोग राशि से इन्हें शादी के बाद ही प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल यहां पत्नी का भी कारक ग्रह है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी, ऐसे व्यक्ति का प्रमोशन, ऐसे व्यक्ति के पास शक्तियां जब विवाह होता है उसके बाद सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। प्यारे दर्शकों, अब यहां देखेंगे कि 3rd हाउस, तीसरे घर और 6ठे घर के स्वामी बृहस्पति देव आकर के 11वें घर जो कि सिंह राशि में विराजमान है, अपने मित्र की राशि में विराजमान है और सूर्य स्वयं आकर के 4th हाउस में शनिदेव की पहली राशि मकर राशि में विराजमान है। जब 11th हाउस का लॉर्ड सुख भाव में आकर के विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने परिश्रम से बहुत सारे सुखों का अर्जन कर लेता है, कई सारे मकान बनाता है, कई सारी गाड़ियों का वह मालिक होता है और वह अपने परिश्रम से प्राप्त करता है, क्योंकि पराक्रमेश और 6th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति 11th हाउस में विराजमान हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति ने जो भी अपने जीवन में अर्जन किया है, शक्तियां प्राप्त की हैं, मकान बनाए हैं, गाड़ियां प्राप्त की हैं, संसार के सुखों को प्राप्त किया है, उस सुख को देख करके जलने वाले भी ठीक ठाक रहेंगे, उस सुख में नजर लगाने वाले भी लोग खूब रहेंगे और विशेषतः अपने लोग ही रहेंगे, कोई बाहर के लोग नहीं रहेंगे, अपने ही लोग रहेंगे। अभी आगे उसकी भी चर्चा करेंगे।
कि क्या उपाय करना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि राहु देव और केतु देव तो लग्न में ही विराजमान है। व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, एक फकड़ी स्वभाव का बनाते हैं, ठीक ठाक धन समृद्धि ऐश्वर्य का मालिक होते हुए भी व्यक्ति इन धन दौलत में कम लिप्त होता है। साथ में राहु की दृष्टि उस व्यक्ति के लग्न पे ही पड़ रही है, इसलिए ऐसा व्यक्ति ठीक ठाक चालाक भी होता है, समझदार भी होता है। और केतु और राहु दोनों केंद्र से संबंध बना रहे हैं। एक पहले घर में विराजमान है, दूसरा 7वें घर में विराजमान है। तो राहु और केतु दोनों का प्रभाव कहीं न कहीं इस व्यक्ति के लिए शुभ ही होने वाला है, अशुभ नहीं होने वाला है। प्यारे दर्शकों, शनिदेव स्थायित्व देंगे, भाग्य देंगे, भाग्य का सुख देंगे। व्यक्ति मिनिमम वर्क करेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट को कमाएगा। ऐसे व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी के लिए, जुडिशरी के लिए, व्यवसायी अगर होना चाहता है तो खनिज से संबंधित व्यवसाय के लिए, कोयले के व्यवसाय के लिए, या लोहे के व्यवसाय के लिए, या कंस्ट्रक्शन में ऐसा व्यक्ति जाता है, ठेकेदारी में ऐसा व्यक्ति जाता है तो बड़ा सफल होता है। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर में जा सकता है, बीमा सेक्टर में जा सकता है, समाज के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है तो ऐसे लोगों के लिए राजनीति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल देव की एक विशेष भूमिका होती है कि ऐसा व्यक्ति समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, समाज के लोगों के लिए हमेशा लड़ता रहता है और उनके विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। अगर इस कुंडली में हम लग्न के लिए बात करें तो योग कारक ग्रह बनेगा शुक्र, शनि और चंद्र, और लग्न के लिए मारक ग्रह बनेंगे सूर्य, मंगल और बृहस्पति। वहीं जन्म कुंडली के लिए अगर योग कारक ग्रह की बात करेंगे तो सबसे अधिक योग कारक ग्रह रहेंगे केतु, शुक्र और शनि, और अगर मारक ग्रह रहेंगे तो राहु, गुरु और सूर्य। इस प्रकार से अगर अति योग कारक ग्रह की बात करें तो इसमें शुक्रदेव और शनिदेव होते हैं, और अति मारक ग्रहों की बात करें तो इसमें बृहस्पति देव और सूर्य देव बनते हैं। जब जब सूर्य देव और बृहस्पति देव दशा महादशा में आएंगे तो कुछ न कुछ परेशानी जरूर देंगे। उस परेशानी से बचने के लिए इन्हें दान में चना के दाल का दान करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन दान किलो से कम नहीं होना चाहिए। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, इस प्रकार से किलो में दान करें और एक संकल्प को पढ़ करके दान करें कि मैं अपने जीवन में बृहस्पति देव के अशुभ फल को दूर करने के लिए और उनसे हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए 2 किलो, 1 किलो जो आपके दान की क्वांटिटी है का दान कर रहा हूं। इसी प्रकार से अतिमारक में सूर्यदेव भी हैं, तो जब जब ऐसी समस्या आए, क्रोध आए या पिता से या सरकार से संबंध खराब होने लगे तो गुड़ का दान करना चाहिए। और सूर्य देव को आजीवन जल में लाल चंदन या लाल फूल या गुड़ डाल करके सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, और अर्घ देते समय गायत्री मंत्र का पाठ भी करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, अगर यह जातक रत्न धारण करना चाहते हैं तो शनि देव का रत्न नीलम 5.25 कैरेट दाहिने हाथ की बीच की उंगली में धारण कर लें।
शनिदेव की स्थिति काफी मजबूत बन जाएगी और इनके जीवन में हर प्रकार के सुखों को शनिदेव अवश्य ही देंगे। इसके साथ साथ इसमें भाग्यशाली ग्रह बुध भी है, क्योंकि वह 9th हाउस का लॉर्ड है और आकर के सुख भाव में विराजमान है। हर व्यक्ति परिश्रम सुख प्राप्त करने के लिए ही करता है। तो 6.25 कैरेट का पन्ना दाहिने हाथ की छोटी उंगली में चांदी में बनवा करके धारण करते हैं तो इनके लिए बड़ा शुभ रहेगा और यह रत्न आजीवन पहन सकते हैं। कुछ राजयोगों की बात कर लें तो संख्या योग में दाम योग का निर्माण हुआ है। दाम योग बनता कैसे है इसको भी समझ लें। जब किसी भी जातक की कुंडली में जो मुख्य 7 ग्रह हैं वह 6 घरों में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो दाम योग का निर्माण हो जाता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक परोपकारी होता है, पुण्यात्मा होता है, धर्मात्मा होता है, समाज के कार्य करता है, बड़े से बड़े पद को प्राप्त करता है, समाज में एक विशेष स्थान को प्राप्त करता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए शुभ होता है। तो यह एक बड़ा राजयोग है। इसके बाद एक महान राजयोग रोचक नामक राजयोग बना है जो कि मंगल देव से बनता है। मंगल देव का संबंध जब किसी भी जातक की कुंडली में केंद्र में स्वराशि या उच्च राशि में बनता है। केंद्र के घर तो आपको पता ही है। केंद्र के हमारे घर हैं पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। मंगल देव स्वराशि होकर के 7वें घर में विराजमान है, इसलिए रोचक नामक राजयोग का निर्माण हो गया है। ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगर राजनीति में है तो वह मंत्री पद तक जाता है, मुख्यमंत्री पद तक जाता है। सेना में है तो वह बड़ा अधिकारी बनता है, कैप्टन वगैरह की भूमिका में रहता है। अगर बिल्डर है तो बहुत बड़े व्यवसायी के रूप में ऐसे लोगों की चर्चा रहती है। काफी एनर्जेटिक ऐसे लोग होते हैं, समझदार होते हैं। इसके साथ साथ एक और राजयोग बना है, इसको बोलते हैं दुर्धरा राजयोग। यह बनता है जब चंद्रदेव से द्वितीय या चंद्रदेव से 12 में सूर्य को छोड़ करके कोई भी ग्रह विराजमान होता है तो दुर्धरा नामक राजयोग का निर्माण हो जाता है। आप देखिए चंद्रदेव जहां विराजमान है वहां से दूसरे घर में बृहस्पति देव विराजमान है और 12वें घर में शनि देव विराजमान है। इस वजह से दुर्धरा नामक राजयोग का निर्माण यहाँ हो गया है। दुर्धरा नामक राजयोग की अपनी एक विशेषता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक बड़ा सम्मानित होता है, न्यायप्रिय होता है, राजा का प्रिय होता है, समाज का प्रिय होता है, क्षेत्र का प्रिय होता है और जीवन में जो भी वह प्राप्त करना चाहता है इस योग की विशेषता से वह आसानी से प्राप्त कर भी लेता है। प्यारे दर्शकों, इसके अलावा धन योग भी इसमें कई सारे हैं, जैसे कि धनेश स्वयं केंद्र में आकर के रोचक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो एक बड़ा धन राजयोग भी यहाँ पर बना हुआ है। आप इसमें यह भी समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। पर्वत नामक राजयोग का भी निर्माण हुआ है जब 8वें घर में कोई ग्रह न हो और केंद्र में अधिक से अधिक शुभ ग्रह हो तो पर्वत नामक राजयोग का निर्माण हो जाता है। अब 8वें घर में कोई ग्रह नहीं है, केंद्र में चंद्रदेव और बुधदेव 2 शुभ ग्रह हैं, इस वजह से यहाँ पर पर्वत नामक राजयोग का निर्माण हो गया है। अगर दर्शकों राजयोगों की बात करेंगे तो कई सारे राजयोग, जैसे कि सफल अमल कीर्ति राजयोग का भी निर्माण हुआ है। भारतीय
योग का भी निर्माण हुआ है और कर्माधिपति राजयोग का भी इसमें निर्माण हुआ है। इसमें सतकीर्ति नामक राजयोग का भी निर्माण हुआ है, महापरिवर्तन राजयोग का भी निर्माण हुआ है। इस प्रकार से कई सारे राजयोग का निर्माण हुआ है। राजयोगों की काउंटिंग करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इतना ही समझें कि ये जो जातक हैं इनकी कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है, जीवन में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बस इन्हें प्रयास करने की जरूरत है। अभी वर्तमान में शनिदेव की महादशा चल रही है और अंतर्दशा बृहस्पति देव की चल रही है। उसके बाद 17 वर्ष तक बुध देव आ रहे हैं। बुध देव ही इनको सब कुछ अचीव करवा देंगे, सब कुछ प्राप्त करवा देंगे, जो इनके माता पिता चाहते हैं, जो ये चाहते हैं, जो इनकी योजनाएं होंगी। इस समय में इनकी सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। बस इनको प्रयास करने की आवश्यकता है, परिश्रम करने की आवश्यकता है। प्यारे दर्शकों, फिर ऐसे ही एक कुंडली को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप भी इस कुंडली के माध्यम से अपने कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।